क्लास होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा पिछले लेक्चर में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की थी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ अजम्पशन थी जो वॉयलेट होती हैं तो हम अदर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द एक्सपेरिमेंट इन विच द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज वॉयलेटेड। तो हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनती है? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। यानी कि हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो रिमेन कांस्टेंट नहीं रहते, मतलब कांस्टेंट नहीं रहते, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट नहीं रहती। तो क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पशन होती है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो रिमेन कांस्टेंट है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। जब वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील हो जाती है। जैसे कि आप सब लोगों के नाम मैंने कार्ड्स पे लिखे और कार्ड्स मैंने एक बॉक्स में डाल दिए। अब आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 50 है तो बॉक्स में ऑब्वियसली 50 कार्ड्स होंगे। अब अगर मैं एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ और जिसका भी नाम निकलता है उसको बोर्ड पे लिखकर, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस कार्ड को वापस बॉक्स में डाल दूँगी या नहीं डालूँगी। अगर मैं उस कार्ड को वापस बॉक्स में डाल दूँगी तो नेक्स्ट ड्रॉ से पहले जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हर कार्ड की वो 1/50 ही रहेगी। पहले भी 50 थे, दोबारा भी 50 कार्ड हो गए। लेकिन अगर मैं उस कार्ड को दोबारा नहीं उसके अंदर डालती, रिप्लेस नहीं करती, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है फॉर द नेक्स्ट सैम्पल क्या हो जाएगी, 1/49, क्योंकि अब मेरे पास बॉक्स के अंदर 49 कार्ड्स हैं। उसके बाद मैं एक और कार्ड ड्रॉ कर देती हूँ तो फिर नेक्स्ट कितने रह जाएंगे, 48, देन 47। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ईच ट्रायल में क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होती है हर ट्रायल टू ट्रायल, तो हम कहते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाती है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रॉपर्टीज़ हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की कि द रिजल्ट ऑफ ईच ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओनली 2 कैटेगरीज, जैसे कि हम बाइनोमियल में करते हैं, सक्सेस एंड फेलियर। और सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ईच ट्रायल। और जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम नहीं रहेगी तो सक्सेसिव ट्रायल्स जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी। जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं तो क्या होता है, हमें नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के हेड आएगा कि टेल आएगा। हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कांस्टेंट है, सेम है। अगर फर्स्ट ट्रायल में 1/2 थी हेड की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड में 1/2 होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। हम मिलियन ट्रिलियन टाइम भी हम कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 1/2 ही रहेगी। लेकिन जैसे बॉक्स में अगर कार्ड्स का मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मैंने एक कार्ड ड्रॉ कर लिया है, पहले कितना रह गए, 50 कार्ड्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या थी, 1/50। अब 49 कार्ड्स रह गए तो 1/49, फिर 48 रह जाएंगे 1/48। और अगली जो ट्रायल है वो पिछली ट्रायल पर डिपेंड कर रही है, किस तरह कि जो नाम जो स्टूडेंट्स कार्ड निकल आया है वो उस ट्रायल में से आउट हो गया। जो स्टूडेंट कार्ड निकल आया है वो क्या है, उस ट्रायल में से आउट हो गया। तो अगर जैसे अगर हेड और टेल का होता है और हम कहते हैं कि हेड निकल आया तो वो आउट हो गया है उसके अंदर, तो अगले टाइम हमें कंफर्म होता है कि टेल आएगा। तो इस तरह क्या होता है, एक ट्रायल जो है दूसरे ट्रायल पर डिपेंड कर रही होती है। जो निकल जाते हैं वो फिर उस में इंक्लूड नहीं होते। तो हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती और ट्रायल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जो n वो सेम वही रहता है, बाइनोमियल की तरह हम फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें इसका PDF क्या है, प्रोबेबिलिटी x = x। इसका PDF है हमारे पास kx, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस k - n - x और डिवाइडेड बाय n। हम इसको कम्बिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, k कम्बिनेशन x
नाउ n माइनस के कम्बिनेशन n माइनस x डिवाइडेड बाय n कम्बिनेशन n। ये हमारे पास क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी रेंज जो है फिक्स नंबर ऑफ टाइम है 0, 1, 2 अप टू n तक। फिक्स नंबर टाइम रिपीट हो रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेकिन टोटल में से हमने माइनस करते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ट्रायल टू ट्रायल। और जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, पिछले पे डिपेंड कर रही हैं। नाउ क्वेश्चन करते हैं हम इसका एक, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर ऑफ वाइट बीड्स अमंग 5 बीड्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बाउल कंटेनिंग 4 वाइट 7 ब्लैक बीड्स। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या है, हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 4 वाइट बीड्स हैं और 7 ब्लैक बीड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बीड्स कितनी है, n कितनी है, 4 वाइट और 7 ब्लैक, तो हमारे पास n कितना है, 11 है। और स्मॉल n हमने ड्रॉ करना है, 5 बीड्स हमने ड्रॉ की हैं, हमने एट रैंडम ड्रॉ की हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, determine number of white beads among 5 beads are drawn at random from a bowl containing 4 whites and 7 black beads। के जो है हमने क्या करना है, वाइट बीड्स को हम ले रहे हैं एज अ सक्सेस, तो के हमारे पास क्या हो जाएगा, के वो होगा इसको हम सक्सेस लेंगे 4। इसका प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू के एक्स या के सी एक्स कर लें, जो भी है, n माइनस के n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन एन। ये हमारा फार्मूला था ना। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 0 है। 0 के लिए क्या करेंगे, के हमारे पास क्या था, 4 था, x 0 है, n कितना है हमारे पास 11 माइनस 4 और जो हमने सैम्पल ड्रॉ किया वो 5 का ड्रॉ किया, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 5 सॉरी 11 5। ठीक है, इसी तरह 1 का होगा तो क्या करेंगे हम, 4 1 11 माइनस 4 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 11 5। क्या है, कम्बिनेशन के साइन है। इसी तरह हम 2 3 और 4 के हम इसको फाइंड आउट करें, 0 को हल करके हमारे पास क्या आता है, 4 0 को हमने किया कम्बिनेशन 1 आया, इसको क्या 7 और ये 5 आ गया, 7 5 का कितना आ गया 21 और डिवाइडेड बाय 11 कम्बिनेशन 5 फाइंड आउट करें 462 और इसका आंसर हमारे पास आता है 21/462। ये एंड सो ऑन हम सारों की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ये तो थी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कब अप्लाई होती है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है कांस्टेंट नहीं रहती और नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जो कि है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहाँ तक हम करते हैं, हम उस वक्त तक अपना सैम्पल ड्रॉ करते रहते हैं तक हमें फर्स्ट सक्सेस ना हासिल हो जाए। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे हम लूडो खेल रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं, अब हमें विन करने के लिए नंबर 4 चाहिए। हम उस वक्त तक उस गेम को खेलते रहेंगे जब तक हमारा 4 नहीं आ जाएगा। जैसे ही हमारी फर्स्ट सक्सेस आएगी हम अपनी गेम को स्टॉप कर देंगे और विनर का ऐलान कर देंगे। तो ये क्या है, ऐसे सिचुएशन में कौन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स आर परफॉर्म अंटिल वी गेट अ सक्सेस। इसमें की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ऑन ईच ट्रायल इज p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, q इज इक्वल टू 1 - p, जिसे बाइनॉमियल की होती है।
और इफ़ एक्स द नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस देन एक्स इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। और इसका क्या होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हमें फर्स्ट सक्सेस हासिल हो जाए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स p इंटू क्यू एक्स, यानी कि हमने x ट्रायल्स की हैं और x जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है और p जो है नंबर ऑफ सक्सेस है। जहाँ पहली सक्सेस हासिल हो जाएगी हम क्या करेंगे x-1 कर देंगे कि फर्स्ट हमें सक्सेस हासिल होगी, बाकी क्या आ जाए q, हमारे पास q आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेलियर आ जाएंगे। एक एग्जांपल करते हैं, इसमें जो है x की जो वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन, हमें नहीं पता कहाँ तक वेरी कर रहा है, यानी कि इसमें नंबर n जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो फिक्स नहीं हैं, हम उस वक्त तक ट्रायल करते जाएंगे जब तक हमें फर्स्ट सक्सेस जो है हासिल ना हो जाए। आप उस वक्त तक अपना पेपर बार बार देंगे जब तक आप जब पेपर जो है क्लियर नहीं करते। जब आप पेपर क्लियर कर लेंगे तो आप दोबारा से उस पेपर को नहीं अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन है इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन सक्सेसिव टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई अ 6 कम्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 4th टॉस। अब 6 आया है फर्स्ट टाइम, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन सक्सेसिव टॉसेस of a fair die a 6 comes up a 6 comes up for the first time on 4th टॉस। ठीक है, हमें 6 चाहिए था और 6 कब आया है 4th टॉस में जो है फर्स्ट टाइम वो अपीयर हुआ है। देखिए P क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा 1/6। हमें 6 चाहिए, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई भी नंबर अगर नंबर 3 होता तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होती। 1 2 3 4 5 6 आपको पता है डाइस के हर नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है, बिकॉज वी हैव 6 फेसेस और हर फेस के प्रमोस्ट साइड पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6। और हमारे पास x जो है वो क्या है 4 है। अब हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स p इंटू क्यू एक्स है, x-1 है, p क्या है 1/6 है तो q क्या हो जाएगा 5/6, क्योंकि हमें पता है कि p प्लस q इज इक्वल टू 1 एंड q दिस विच इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल टू 1 माइनस p, यानी कि 1 माइनस 1/6 और 5/6। x-1 4-1 हम करेंगे इसको तो ये क्या जगह 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 125 डिवाइडेड बाय 1296, यानी कि ये चांसेस हैं कि 4th टॉस पे जो है हमारा 6 आया है। नाउ छोटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, वो है हमारी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, फिर हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा पे बेस कर रही होती है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौली जो ट्रायल्स हैं
वो परफॉर्म कब तक परफॉर्म करते हैं, अनटिल अ सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेसेस, एक हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेसेस चाहिए होती, जब तक वो नहीं आती थी तो हम बाइनोमियल जो है ट्रायल्स जो है उसको रिपीट करते रहते हैं। सपोज हमें 9 नंबर, जो 9 नंबर स्क्वायर है उस पर हमें 100 कार एक्सीडेंट का डाटा चाहिए। अब हमें नहीं पता कि यहाँ से 2000 जो कार्स मूव करेंगी उसमें से 100 एक्सीडेंट का शिकार होंगे, चाहे वो छोटा मोटा कोई भी एक्सीडेंट हो, या 2 लाख गुजरेंगी। तो हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टाइम जो हम अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम सक्सेस हासिल करने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल से हम कैसे हो जाते हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो फिक्स नहीं होता। हम पहले फिक्स नहीं कर सकते कि इतने नंबर ऑफ हम एक ट्रायल जो है रिपीट करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF क्या है, x इज इक्वल टू x -1 r-1 PR, क्योंकि हमें R सक्सेसेस चाहिए, और Q जो है वो क्या है, x -r। और इसका जो डाटा कहाँ तक मूव करता है हम देखें, x जो है r, r-1, r+1, r+2 एंड तक हमारा को जो डाटा है इसका एंड सो ऑन, हमारा डाटा जो है मूव करता है। एग्जाम्पल की तरफ चलें हम। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी प्रॉपर्टी हमारी जो है बाइनोमियल की वो वायलेट होती है कि हमारा जो n जो है ना फिक्स नहीं होता, हमें इन एडवांस नहीं पता होता कि हमने अपना एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट करना है सक्सेसिव ट्रायल हासिल करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन टॉसिंग 2 coins विल गेट एग्जैक्टली 2 head फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द 5th टॉस। अब हमने क्या करनी है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a person tossing a coin, 2 coins, tossing 2 coins will get exactly 2 head, यानी कि दोनों कॉइन्स पे क्या है, हेड आया है, विल गेट एग्जैक्टली 2 head for the second time on the 5th toss, for the second time on the 5th टॉस। क्या क्वेश्चन है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक पर्सन है वो 2 कॉइन टॉस कर रहा है, तो एग्जैक्टली 2 हेड यानी कि दोनों कॉइन्स में 2 हेड सेकंड टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम यानी कि पहले हो चुके हैं, सेकंड टाइम हमें चाहिए ऑन द 5th टॉस पर सेकंड टाइम आए हैं। अब यहाँ पे x क्या है हमारे पास, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, x क्या है हमारे पास 5, क्योंकि 5th टॉस में आया है। r जो है हमारे पास 2 है, हमने 2 टाइम किया है, हेड निकाले हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, p क्या है 1/4। 1/4 कैसे है ये देख लें, जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस क्या बनती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो हर आने के चांसेस कितने हैं, 1/4 हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। तो अब 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4 हो गई। अपने उसमें पुट करते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, क्या है हमारे पास, x कितना है 5 -1 2 -1, p क्या है 1/4 है, और q क्या है 3/4 5 - 2।
ये आ जाएगा, कम्बिनेशन आ जाएगा ये 4 2 का, और ये आ जाएगा 16 27 64, और इसको अगर हम सॉल्व करें पूरा कंप्लीटली तो हमारा आंसर आता है 27 डिवाइडेड बाय 256। ये थी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कहाँ पे अप्लाई होती है? जब हमारे पास n जो है, नंबर ऑफ टाइम्स जब हमने ट्रायल्स रिपीट करना होता है, वो n वो फिक्स नहीं होता, बल्कि उस वक्त तक वेरी करता रहता है जब तक हमें सक्सेसिव ट्रायल्स जो हैं हासिल नहीं हो जाती। ये सारी थी डिस्क्रीट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं अपनी कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पर। कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली और सबसे बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ेंगे वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये कब अप्लाई होती है? जब डाटा जो है हमारा डिस्क्रीट डाटा से हट के कॉन्टीन्यूस डाटा की तरफ से जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है वो बहुत स्मॉल हो जाती है, और नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट जो टोटल नंबर ऑफ n जिसे हम कहते हैं वो बहुत लार्ज हो जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n द नंबर ऑफ ट्रायल्स बिकम वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिकम वेरी स्मॉल। और इसका PDF इसका हमारे पास PDF है f ऑफ x, f है फंक्शन ऑफ x का 1/2 सिग्मा पाई अंडर 2 सिग्मा पाई e माइनस 1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर। इसमें इसके पैरामीटर क्या है? म्यू और सिग्मा है, यानी कि म्यू क्या है? लोकेशन पैरामीटर है, सिग्मा क्या है? इसका डिस्पर्शन पैरामीटर है। जब तक हम म्यू और सिग्मा फाइंड आउट नहीं होंगे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट नहीं कर सकते। और हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलें तो क्या होता है कि जिसका मीन म्यू जो है वो 0 हो और वेरिएंस जो है 1 हो, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/√2 पाई सिग्मा 1 हो गया, e माइनस 1/2 म्यू 0 सिग्मा 1, तो x आ जाएगा x का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ बेल शेप। इसकी प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या है? बेल शेप्ड है। इट इज़ अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप डाटा को अपने ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही होगी, डाटा का स्प्रेड ऐसा होगा। ये क्या है? इट इज़ अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, जितना एरिया इधर है उतना एरिया ही इधर लाई करता है। ये एरिया नेगेटिव में होता है, ये एरिया पॉजिटिव में होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं कि म्यू जो है 0 है और सिग्मा जो है 1 कंसीडर कर रहे हैं। अब टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व कितना है? टोटल एरिया इसके इक्वल तो 1 के इक्वल होता है, 0.5 इधर लाई कर रहा होता है, 0.5 इधर लाई करता है। ये मिरर होते हैं बेटा एरिया। अगर हमने इस साइड का एरिया निकालना है तो अगर हम इस साइड का निकालें और 1 में से माइनस कर दें तो हम दूसरी साइड का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होता है, इसलिए हम इसे 1 में से माइनस करते हैं। और इस जब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसका मीन मीडियन मॉड जो है वो एक ही पॉइंट पर लाया करता है। और ऑल ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन जो हैं वो क्या होती हैं? 0 होती है, यानी कि म्यू 1, म्यू 3, म्यू 5 एंड सो ऑन। ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। जितने भी म्यूज हम फाइंड आउट करेंगे वो 0 के आएंगे। इसके दो मूवमेंट्स रेशियो है, बीटा 1 एंड बीटा 2। मूवमेंट्स रेशियो क्या है? बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 क्या है? म्यू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 क्यूब,
और ये अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये इसका आंसर -1 में आता है तो हमें पता चल जाएगा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर इसका आंसर +1 में आता है तो हमारा पता चल जाएगा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब बीटा 2 देखें, μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर, और इसका आंसर हमेशा 3 के इक्वल होता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 3 से कम होगी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की 3 टाइप की शेप्स होती हैं। एक तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी शेप्स में जाएं तो क्या होता है, ये प्लेटोकर्टिक है, ये मीजोकर्टिक है, और ये लेप्टोकर्टिक है। तो ये बीटा 1 जो है इसके सिमेट्री के बारे में बताता है कि आया हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। और बीटा 2 हमें इसके शेप के बारे में बताता है कि आया ये क्या है, इसे हम कहेंगे प्लेटोकर्टिक, मीजोकर्टिक और लेप्टोकर्टिक। ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ये क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है, और ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। Symmetrical when beta 1 is equal to 0, mean median mode lies on the same point, एंड शेप जो है उसकी शेप जो है वो बेल शेप हो तो सिमेट्रिकल है। अगर बीटा 1 जो है माइनस में आ जाता है तो नेगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसी तरह बीटा 2 इज इक्वल टू 3 मतलब मीजोकर्टिक है, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि मीन मीडियन मॉड सेम उस पर लाया करते हैं। और बीटा 2 लेस देन 3 है तो प्लेटोकर्टिक, और बीटा 2 जो है उसका आंसर ग्रेटर देन 3 आएगा तो हमारे पास क्या होगा, लेप्टोकर्टिक। प्लेटोकर्टिक का मतलब है कि हमारा डाटा जो है नंबर लाइन पे बहुत करीब करीब फैला हुआ है, और लेप्टोकर्टिक में हमें ये समझ आता है कि डाटा जो मीन मीडियन मॉड है उसके बिल्कुल नियर है, सारा डाटा यहीं पर, सारी वैल्यूज़ जो है हमारे डाटा की यहीं पर लाया करते हैं। इसमें क्या है, मीन से जो ना काफ़ी डिस्टेंस पे वैल्यूज़ लाया करते हैं। मीजोकर्टिक सिमेट्रिकल सेम हो जाती हैं शेप्स के लिहाज से भी और डिस्पर्शन के लिहाज से भी। इसके बाद अगर हम चलते हैं इसके क्वार्टाइल्स की तरफ तो हम देखते हैं कि Q1 माइनस 0.6745 सिग्मा, Q1 क्या है, म्यू माइनस 6745 सिग्मा। Q2 क्या है, हमारे पास म्यू के इक्वल है, और Q3 क्या है हमारे पास, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। ये तीनों क्वार्टाइल्स हैं। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम डायरेक्टली ये तीनों क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मीन डेविएशन पे चले जाएं और क्वार्टाइल डेविएशन पे चले जाएं तो मीन डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, व्हेन डाटा इज सिमेट्रिकल, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल या डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक, तो हमारा मीन डेविएशन था 0.7979 सिग्मा, एंड क्वार्टाइल डेविएशन होता है हमारे पास 0.6745 सिग्मा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व है, इसमें जाएं तो डाटा की डिस्पर्शन जो है एक सीक्वेंस में हो रही होती है, यानी कि म्यू अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका म्यू है, ये म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा,
यहाँ तक म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड अप टू हेयर म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा। या म्यू से लेकर म्यू माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा तक हम कहते हैं 68% डाटा जो है वो लाया करता है, और म्यू प्लस 2 सिग्मा से लेके म्यू माइनस 2 सिग्मा तक 95% डाटा लाया करता है, और म्यू जो है प्लस 3 सिग्मा से माइनस 3 सिग्मा तक हमारा 99% डाटा लाया करता है। कोई एक आधी वैल्यू होगी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बाहर की तरफ जाएगी। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं x1 x2 दो वेरिएबल्स हैं उसके, और सेम उनका मीन जो है म्यू वन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा म्यू। x1 जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू वन एंड वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर के, और x2 जो है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 2 एंड वेरिएंस जो है 2 सिग्मा स्क्वायर के। तो हमारे पास x1 प्लस x2 भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद म्यू वन प्लस म्यू 2 मीन, और q1 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 वेरिएंस के। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स जी हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है 0.6 सिग्मा से लेके 1.67 सिग्मा तक। क्या है, हमने फर्स्ट फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी 0.6 लेस देन z एंड लेस देन 1.67। पहले तो हम इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। अब हमने कहा कि नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें पता है इसका मीन क्या है, 0 है। तो 0.6 से 1.67 सपोज के हम कहते हैं यहाँ पे लाई करता है, ये 0.6 और ये 1.67 ये हमारा डाटा यहाँ पे एरिया लाई कर रहा है। हमने इस एरिया को फाइंड आउट करना है कि इस एरिया क्या है। प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे 0 से लेकर लेस देन z लेस देन 1.67 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 0.6, यानी कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करके उसमें से अगर हम इतना एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया 0.6 से 1.67 तक रह जाएगा। अगर हम उसमें टेबल में आपको सेंड कर दूंगी, उसमें आप देखें तो इसकी वैल्यू आती है 0.4525 माइनस 0.2257। इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.2268। 0.2268 इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। इसी तरह अगर हमने दो साइड पे आप भी देखें, अगर हमने यहाँ पे दो साइड पे एरिया फाइंड आउट करने हो, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हमने एरिया यहाँ मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ से इधर तक एरिया करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, और इधर से इधर तक का एरिया, उनको सब्ट्रैक्ट करके हम रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट कर देंगे। दैट्स ऑल क्लास, इतनी डिस्ट्रीब्यूशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिग्रेशन और कोरिलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।